Hello everyone, welcome to our channel PW IIT JAM and CSI Net. Welcome back to उद्गम सीरीज. लास्ट लेक्चर था लेक्चर नंबर 3 ऑफ सेल बायोलॉजी, जहां हमने स्टार्ट किया था प्रोटीन ट्रैफिकिंग. फर्स्ट पार्ट था वो प्रोटीन ट्रैफिकिंग का, जहां पर आपने को ट्रांसलेशनल पाथवे, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवेज को देखा था. आज सेकंड पार्ट है प्रोटीन ट्रैफिकिंग का, जहां पर आप वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट और गेटेड ट्रांसपोर्ट को देखोगे. प्रोटीन ट्रैफिकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एज अ टॉपिक वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. Now we are going to proceed further with the vesicular transport and gated transport. So फर्स्टली लास्ट में आप लोगों ने प्रोटीन ट्रैफिकिंग का पार्ट 1 देखा था, जहां पर आपने दोबारा बता रही हूँ को ट्रांसलेशनल पाथवे, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे देखा था. अगर किसी ने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस पार्ट को कवर कर लेना, क्योंकि थोड़ा सा इस पार्ट को समझने के लिए उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वरना यहाँ पर एक लिंक नहीं बनेगा. ये पाथवेज आपस में कनेक्टेड है, तो वो लिंक डेवलप करने के लिए वो उसी सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी हो जाता है. सो आज आप जो है पढ़ने वाले हो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड गेटेड ट्रांसपोर्ट. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट? वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट तो नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा. ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें वेसिकल्स का यूज होता है उसे हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ट्रांसपोर्ट दैट यूजेस वेसिकल्स. सो व्हाट आर दीज वेसिकल्स? तो वेसिकल्स वो छोटे छोटे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैकेज किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट. व्हाट आर वेसिकल्स? स्मॉल membrane bound structures in which proteins and lipids are packed for ट्रांसपोर्ट. काम कहां पर आता है, कहां पर यूज किया जाता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट? तो आप सबने अभी पहले पिछले वाले लेक्चर में देखा होगा को ट्रांसलेशनल पाथवे से जो प्रोटीन था वो ईआर में जा रहा था, और ईस्ट में एक एक्सेप्शन भी थी जहां पर पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे को यूज करता हुआ प्रोटीन ईआर में जा रहा था. इसके आगे आप लोगों ने जब पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कैसे जाता है, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन कैसे जाता है, पेरोक्सिसोम में प्रोटीन जाता है, उसके अलावा ऑर्गेनेल्स बचे थे. न्यूक्लियस में प्रोटीन कैसे जाएगा, उसके अलावा लाइसोसोम में प्रोटीन कैसे जाएगा, एंडोसोम में कैसे जाएगा, तो यहां पर वो पाथवे होता है. ईआर के बाद ईआर में जब प्रोटीन पहुंच गया उसके बाद प्रोटीन जाता है गोल्जी में. गोल्जी से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, दैट इज लाइसोसोम, एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ऑल्सो सेल एक्सटीरियर. एंड सब लोगों को ये याद रखना बहुत जरूरी है, वो प्रोटीन जो सेल एक्सटीरियर में जाता है, सेल के बाहर जाता है, उसे हम सिक्रीटरी प्रोटीन कहते हैं. नाम याद रख लेना, सेल एक्सटीरियर लिखा हुआ नहीं आता, सिक्रीटरी प्रोटीन लिखा हुआ आता है. तो ये जो प्रोसेस है, जब प्रोटीन ईआर से गोल्जी में जा रहा है, उसके बाद वो लाइसोसोम में जा रहा है, एंडोसोम में जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जा रहा है, या फिर वो सेल एक्सटीरियर, सेल के बाहर जा रहा है, यहां पर प्रोटीन यूज करता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. सो व्हाट इज अल्टीमेटली अ वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट? जब हम प्रोटीन्स, अब ये याद रखना सिर्फ प्रोटीन्स नहीं जा रहे, प्रोटीन्स के साथ लिपिड्स भी जाएंगे. तो ऐसा पाथवे जो यूज किया जाता है प्रोटीन्स को ईआर से गोल्जी में भेजने के लिए और गोल्जी के बाद अलग अलग लोकेशंस पर भेजने के लिए, दैट इज योर वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट. कमिंग टू
अगर हम एक जनरलाइज बात करें तो प्रोटीन क्या पाथवे फॉलो करता है, क्या होता है प्रोटीन, किस तरीके से मूव करता है, वो हमें देखना है। सबसे पहले प्रोटीन जब ER में होता है, यहां पर प्रोटीन को पैकेज किया जाएगा, यहां पर प्रोटीन को पैकेज किया, वेसिकल्स में ही पैकेज किया जाता है। एंड फिर प्रोटीन को भेजा जाता है ERGIC में। ERGIC क्या है? ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट। ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट, दैट इज ये क्या है बेसिकली, ER और गोल्जी के बीच का जो स्पेस है उसे हम ERGIC कहते हैं। उसके बाद प्रोटीन जाता है सिस गोल्जी में, सिस गोल्जी के बाद प्रोटीन जाता है मीडियल गोल्जी में। एंड इन दोनों की, सिस गोल्जी और मीडियल गोल्जी की खुद की इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहां पर प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस की जाती है। यहां पर प्रोटीन की मॉडिफिकेशंस की जाती है। उसके बाद प्रोटीन जाता है ट्रांस गोल्जी में। यहां पर प्रोटीन की सॉर्टिंग की जाती है, अलग किया जाता है कि ये प्रोटीन लाइसोसोम में जाएगा, ये एंडोसोम में जाएगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाएगा। तो इस तरीके से प्रोटीन को सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, छानना। तो ट्रांस गोल्जी में प्रोटीन के साथ क्या हो रहा है, यहां पर हो रही है प्रोटीन की सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग, दोबारा से वेसिकल में पैक होगा। पैकेजिंग का मतलब क्या है, वेसिकल में पैक हो जाना। एंड फाइनली ट्रांस गोल्जी से प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर जाता है, दैट इज योर लाइसोसोम, एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और टू द सेल एक्सटीरियर। तो हमने क्या पढ़ा कि हमने जर्नलाइज पाथवे पढ़ा कि ये जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का पाथवे है वो कैसे चलता है। सबसे पहले प्रोटीन आपके को ट्रांसलेशनल पाथवे, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे को फॉलो करता हुआ ER में पहुंचता है, वहां पर उसको पैकेज किया जाता है और ERGIC में भेजा जाता है, जहां से प्रोटीन जाता है सिस गोल्जी में, मीडियल गोल्जी में जहां पर इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं। फिर जाता है प्रोटीन ट्रांस गोल्जी में, ट्रांस गोल्जी में सॉर्टिंग और पैकेजिंग करके प्रोटीन अपनी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर भेज दिया जाता है। तो अगर आप इस पाथवे को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा मे बी और इट इज कि जो प्रोटीन की लोकेशंस है वो अलग है, लाइसोसोम हो सकती है, एंडोसोम हो सकती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, सेल एक्सटीरियर हो सकती है, लेकिन इनिशियल स्टेप्स ऑफ पाथवे इन सभी प्रोटीन्स के सेम है। दैट इज प्रोटीन लाइसोसोम में जाए, एंडोसोम में जाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाए या सेल एक्सटीरियर में जाए, उसे ER गोल्जी से पास होना ही पड़ेगा। तो आप सब लोगों को ये याद रखना है कि इनिशियल स्टेप्स ऑफ द पाथवे आर सेम इन एवरी सिंगल प्रोटीन, वेदर लाइसोसोम, एंडोसोम और सेल एक्सटीरियर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब आपको को ट्रांसलेशनल पाथवेज पढ़ा रही थी और पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवेज पढ़ा रही थी, तो ये बार बार बोल रही थी कि प्रोटीन के पास सिग्नल है जो बता देता है, प्रोटीन के पास वो टैग है जो बता देता है कि प्रोटीन को कहाँ जाना है। अभी मैंने लास्ट लाइन कंप्लीट करी कि इनिशियल स्टेप्स सेम है और लोकेशन, फाइनल लोकेशन इतनी अलग अलग है। तो कैसे पता चलता है कि प्रोटीन को लाइसोसोम में भेजना है, एंडोसोम में भेजना है, कहाँ भेजना है? तो यहां पर भी काम करते हैं आपके अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो बताते हैं कि प्रोटीन को कहाँ ट्रांसपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोटीन लाइसोसोम का है, अगर प्रोटीन लाइसोसोम का है तो उसके ऊपर है मैनोज 6 फॉस्फेट का टैग। रिसेप्टर्स, ट्रांस गोल्जी के रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे
ट्रांस गोल्जी में रिसेप्टर्स, आपकी जो सॉर्टिंग का प्रोसेस है कौन कर रहा है, ट्रांस गोल्जी कर रहा है, तो वहां पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई करेंगे, ओके इस प्रोटीन के पास मैनो 6 फॉस्फेट का टैग है तो इसे हमें लाइसोसोम में भेजना है। सिमिलरली अगर प्रोटीन आपका सिक्रीटरी प्रोटीन है, दैट इज प्रोटीन को सेल के बाहर भेजना है, तो ये डिपेंडेंट होता है प्रोटीन की फोल्डिंग पर। एक स्पेसिफिक फोल्डिंग है कि अगर प्रोटीन इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि प्रोटीन को सेल एक्सटीरियर में जाना है। उसी तरीके से कैसे पता चलेगा कि प्रोटीन गोल्जी अपैरेटस का है, ये गोल्जी बॉडीज में रखना है प्रोटीन को, तो ये डिपेंडेंट होता है गोल्जी बॉडीज के प्रोटीन के साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर। इन प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन होता है इनके साइटोप्लाज्मिक डोमेन से। अब बात आती है ईआर प्रोटीन की। अगर सभी ऑर्गेनेल्स को प्रोटीन मिल रहे हैं तो ईआर में भी तो इतने सारे एंजाइम्स काम करते हैं, इतनी सारी चीजें चल रही है ना, तो वहां कैसे पता चलता है कि प्रोटीन जो है वो आपका ईआर का है, तो वो होता है केडीईएल सीक्वेंस, केडीईएल सीक्वेंस या फिर केकेएक्सएक्स सीक्वेंस, इन्हें हम बोलते हैं रिट्रीवल सीक्वेंस। अब इन्हें रिट्रीवल सीक्वेंस क्यों कहते हैं? देखो आप लोग सोचोगे कि मैम पढ़ा रही थी कि को ट्रांसलेशनल पाथवे और पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे को फॉलो करता हुआ प्रोटीन ईआर में पहुंच गया, तो प्रोटीन अब गोल्जी में थोड़ी जाएगा, ईआर का प्रोटीन है ईआर में रुक जाए, आगे जाने की क्या जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ईआर के प्रोटीन भी पैक होते हैं वेसिकल में, गोल्जी की तरफ जाते हैं लेकिन उन्हें बाद में रिट्रीव किया जाता है। दैट मीन्स प्रोटीन सबसे पहले ईआर में आ रहा है, तो क्या ईआर का प्रोटीन ईआर में रुक जाता है? नहीं रुकता। ईआर का प्रोटीन भी वेसिकल में पैक होता है, वो गोल्जी की तरफ मूव करता है, लेकिन वहां पर केडीईएल या फिर केकेएक्सएक्स सीक्वेंस दैट इज रिट्रीवल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हुए प्रोटीन को रिट्रीव किया जाता है। रिट्रीव मतलब किसी चीज को वापस लाना, तो रिट्रीव किया जाता है ईआरजीआईसी कंपार्टमेंट से या फिर सिस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, सिस गोल्जी और मीडियल गोल्जी से। दैट इज वाई उसे हम रिट्रीवल सीक्वेंस कहते हैं। वाई रिट्रीवल सीक्वेंस? बिकॉज ER protein is also packaged in vesicle and sent towards Golgi, but later retrieved फ्रॉम ERGIC और सिस गोल्जी। आई थिंक अभी बोलते हुए मैंने ट्रांस गोल्जी भी बोल दिया, ट्रांस गोल्जी से रिट्रीवल नहीं होता, सिस गोल्जी या फिर ERGIC से ही रिट्रीवल होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स हैं जो काम करते हैं। लाइसोसोम पर मैनो 6 फॉस्फेट का टैग है, सिक्रीटरी प्रोटीन्स की प्रॉपर फोल्डिंग पर डिपेंड करता है उसका ट्रांसपोर्ट। गोल्जी अपैरेटस के केस में साइटोप्लाज्मिक डोमेन पर डिपेंडेंट होता है। ईआर के केस में केडीईएल दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, केकेएक्सएस रिट्रीवल सीक्वेंस पर डिपेंडेंट करता है। दोनों को केडीईएल और केकेएक्सएस दोनों को ही रिट्रीवल सीक्वेंस कहते हैं, जिनके ऊपर एंटायर प्रोसेस डिपेंडेंट है। अब वेसिकल के टाइप्स हैं, बिल्कुल हैं, अलग अलग टाइप ऑफ वेसिकल्स हैं जो अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन 3 टाइप्स ऑफ वेसिकल्स हैं और तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज जो वेसिकल्स होते हैं वो कोटेड वेसिकल्स हैं। टाइप्स ऑफ वेसिकल्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर कोटेड वेसिकल्स। व्हाट डू यू मीन बाय कोटेड वेसिकल्स? दैट इज इन वेसिकल्स के ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। कोटेड वेसिकल का मतलब क्या है? वेसिकल्स हैव अ कोटिंग ऑफ
प्रोटीन ऑन देम। तो जब हम वेसिकल की बात करते हैं, ये कोटेड वेसिकल्स की बात करते हैं, तो ये दो टाइप के हैं। एक है कोप वेसिकल्स और दूसरे हैं क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स। तो जब वेसिकल्स की बात करोगे, पहली कॉमन चीज क्या है कि सबके ऊपर प्रोटीन्स की कोटिंग होती है, लेकिन फर्दर इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कोप वेसिकल्स या फिर क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स। अब ये कोप वेसिकल्स क्या है? इनके पास है हैव अ कोटिंग ऑफ कोट प्रोटीन्स, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में कोप लिखते हैं। कोप वेसिकल क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर कोट प्रोटीन्स की कोटिंग होती है। क्लेथरिन कोटेड के केस में हैव अ कोटिंग ऑफ क्लेथरिन। क्लेथरिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। तो ये तो इनिशियल डिस्टिंग्विश हो गया कि कोप वेसिकल्स पर जो है कोट प्रोटीन की कोटिंग है, क्लेथरिन कोटेड पर क्लेथरिन की कोटिंग है। अभी और बताती हूं आगे। अगर हम बात करें कोप वेसिकल्स की, तो ये दो टाइप के हैं, कोप 1 एंड कोप 2। क्या डिफरेंस है? फंक्शनिंग में डिफरेंस है, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले कोप वेसिकल्स, देन वी हैव कोप 2 वेसिकल्स, देन वी हैव क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स। तीनों फंक्शनिंग में बहुत अलग है। सबसे पहले कोप वेसिकल। सो अगर हम जर्नल पाथवे की बात करें, ERGIC, सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी, एंड फाइनली योर ट्रांस गोल्जी। तो ये जनरलाइज पाथवे जो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो कॉप 1 कहां यूज होता है? रिट्रीवल करना है, जब प्रोटीन को सिस गोल्जी से वापस ER में भेजना है, ERGI से वापस प्रोटीन को ER में भेजना है, जिसे हम रेटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। दिस इज योर रेटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट। रेटेरो मीन्स पीछे की तरफ जा रहा है, वापस जा रहा है, इसे रेटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं और इसका क्वेश्चन आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जब प्रोटीन को सिस गोल्जी से वापस ER में भेजना है या ERGI से वापस ER में भेजना है, तो वहां पर यूज होते हैं आपके कोप 1 वेसिकल्स। उसके साथ साथ जब प्रोटीन को सिस गोल्जी से ट्रांस गोल्जी में भेजना है और सिस गोल्जी से मीडियल गोल्जी में भेजना है और मीडियल से ट्रांस पर भेजना है, दैट इज गोल्जी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के बीच में जो वेसिकल्स काम करता है वो भी है कोप 1 वेसिकल्स। तो कोप 1 वेसिकल्स कहां कहां काम करते हैं? जब प्रोटीन को सिस गोल्जी से वापस ER में भेज रिट्रीवल करा रहे हैं, ERGI से वापस ER में भेजना, ये भी रिट्रीवल है, वहां पर कोप 1 वेसिकल का यूज होता है। और डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ गोल्जी के बीच में, सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी, ट्रांस गोल्जी के बीच में जो वेसिकल काम करते हैं वो कोप 1 वेसिकल्स हैं। सिक्रीटरी प्रोटीन्स के केस में यूज होता है आपका कोप 2 वेसिकल। सिक्रीटरी प्रोटीन है, सेल के बाहर जाएगा, एंड आई थिंक आप लोगों को सबको याद आ जाएगा कि पाथवे क्या है। ER से GIC जाएगा प्रोटीन, उसके बाद प्रोटीन गोल्जी में जाएगा एंड फाइनली उसको साइटोप्लाज्म के थ्रू उसे भेजा जाएगा सेल एक्सटीरियर में। तो ये जो पूरा पाथवे है, यहां से जब शुरू हुआ पाथवे और यहां तक जब पाथवे गया, तो वहां पर यूज होता है कोप 2 वेसिकल का। अब
क्लेथरीन कोटेड कहां पर यूज होते हैं? जब ट्रांस गोल्जी से प्रोटीन को भेजना है लाइसोसोम, एंडोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। जब प्रोटीन को भेजना है ट्रांस गोल्जी से लाइसोसोम, एंडोसोम या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, वहां पर यूज होता है क्लेथरीन कोटेड वेसिकल। प्लस ये भी याद रखना है, जब एंडोसाइटोसिस होता है वहां पर भी क्लेथरीन कोटेड वेसिकल का यूज होता है। एंडोसाइटोसिस मींस जब सेल किसी प्रोटीन को इंटरनलाइज करती है, किसी सब्सटेंस को इंटरनलाइज करती है, तो वहां पर यूज होता है आपका क्लेथरीन कोटेड वेसिकल्स। सो हेयर वी हैव डिफरेंट वेसिकल्स वर्किंग फॉर अस। COP1 वेसिकल का यूज होता है रिट्रीवल के लिए, सिस गोल्जी से वापस प्रोटीन को ER में भेजना है, ERGI से वापस प्रोटीन को ER में भेजना है, दैट इज ऑल्सो योर COP1 वेसिकल। डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ गोल्जी के बीच में काम करता है COP1 वेसिकल। COP2 वेसिकल काम करता है सिक्रेटरी प्रोटीन्स के लिए, प्रोटीन को ER में पैकेज करेगा, ERGIC में भेजेगा, फिर गोल्जी में भेजेगा, फिर साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हुए सर के बाहर भेजना है, तो वहां पर COP2 वेसिकल्स का यूज होता है। क्लेथरीन कोटेड का यूज होता है ट्रांस गोल्जी से प्रोटीन को लाइसोसोम, एंडोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भेजने के लिए। एंड ऑल्सो अब जब सेल एंडोसाइटोसिस करती है, दैट इज प्रोटीन को इंटरनलाइज करती है, वहां पर भी क्लेथरीन कोटेड वेसिकल का यूज होता है। कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, वेसिकल, कौन सा वेसिकल कहां पर काम करता है वो याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेक्शन बी का क्वेश्चन इस पार्ट से बनता है। ओके, कौन कौन से प्रोटीन है जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, हेल्प करते हैं, रेगुलेशन करते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन है। एक कैटेगरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कोटिंग प्रोटीन्स। सबसे पहले प्रोटीन जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं वो है कोटिंग प्रोटीन्स। तो ये क्या काम करते हैं ये आप लोगों को पता है, वेसिकल की कोटिंग बनाते हैं, फॉर्म द कोटिंग ऑफ वेसिकल। सेकेंड क्लास ऑफ प्रोटीन्स जो यहां पर काम करते हैं वो है अडेप्टर प्रोटीन्स। वो हैं अडेप्टर प्रोटीन्स। तो ये अडेप्टर प्रोटीन्स क्या करते हैं? ये अडेप्टर प्रोटीन्स एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, या आप कहोगे जैसे हम बोलते हैं ना स्टेज, जहां पर सारी परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो सिमिलरली अडेप्टर प्रोटीन्स एक स्टेज है, एक प्लेटफॉर्म है जिसपे पूरा का पूरा वेसिकल बनता है। प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म on which vesicle is formed. Next we have GTP binding proteins. तो जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स यहां पर क्या काम करते हैं? ये इनको अडेप्टर प्रोटीन्स को रेगुलेट करते हैं। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रेगुलेट करते हैं अडेप्टर प्रोटीन्स को। जब हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर 3 कैटेगरीज ऑफ प्रोटीन काम करते हैं, दैट इज कोटिंग प्रोटीन्स जो आपके वेसिकल की कोटिंग बनाते हैं, कोप्रोटीन्स और क्लेथरीन जो है वो आपके कोटिंग प्रोटीन्स है। अडेप्टर प्रोटीन्स क्या करते हैं? एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, एक स्टेज देते हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा वेसिकल बनता है। उसके बाद जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स अडेप्टर प्रोटीन्स का रेगुलेशन करते हैं कि कब वेसिकल बनाना है, कैसा वेसिकल बनाना है, वो सब आपके जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स का काम है। तो जब हम वेसिकल फॉर्मेशन की या वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो यहां पर 3 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले वेसिकल फॉर्मेशन होता है, वेसिकल बनेगा, उसके बाद वेसिकल की बडिंग होगी, एंड फाइनली वेसिकल फ्यूजन होगा। वेसिकल फ्यूजन का मतलब क्या होगा? देखो,
फॉर्मेशन कहां पर होगी, ER पर हो या फिर आपके ट्रांस गोल्जी पर हो, वेसिकल बनेगा। वो वेसिकल बड होगा, मतलब मेम्ब्रेन से अलग होगा, ER की मेम्ब्रेन से, ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेन से अलग होगा, और फाइनली फ्यूजन होगा। फ्यूजन कहां होगा, वेसिकल जाके अपनी टारगेट मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल एक्सटीरियर पर जाकर फ्यूज हो जाएगा। दैट इज योर वेसिकल फ्यूजन। तो यहां पर काम करते हैं, फॉर्मेशन और बडिंग में काम करते हैं GTP बाइंडिंग प्रोटीन। यहां पर जो GTP बाइंडिंग प्रोटीन काम करते हैं वो है आपके RAS एंड RAN, एंड यहां पर जो काम करते हैं वो है RAP। So here we have 3 different types of GTP बाइंडिंग प्रोटीन्स। सबसे पहले वेसिकल फॉर्मेशन और वेसिकल बडिंग में काम करते हैं RAS एंड RAN। फाइनली रैप प्रोटीन काम करता है वेसिकल फ्यूजन में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेसिकल फॉर्मेशन से। वेसिकल फॉर्मेशन हम कहाँ देखने वाले हैं, हम वेसिकल फॉर्मेशन देखेंगे, क्लेथरिन कोटेड का हम वेसिकल फॉर्मेशन देखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है। सो हियर वी हैव, किसका फॉर्मेशन देख रहे हैं, हम देखेंगे क्लेथरिन कोटिंग वेसिकल्स का। आप सबको याद रखना है, कोप 1 का वेसिकल हो, कोप 2 का हो या क्लेथरिन कोटेड वेसिकल हो, तीनों के बनने का तरीका सेम है। बस ये होता है कि अडेप्टर प्रोटीन तीनों केसेस में अलग अलग होते हैं, प्लस जो GTP बाइंडिंग प्रोटीन है वो भी तीनों में रैस होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके के होंगे। रैस की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, नाम है जो अलग अलग वेसिकल्स पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ये ट्रांस गोल्जी की हमारे पास मेम्ब्रेन है। यहां पर प्रेजेंट है प्रोटीन्स, यहां पर प्रेजेंट है कुछ लिपिड्स, और ये हैं हमारे कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जिनका ट्रांसपोर्ट कराना है। तो ये सब क्या है, ये हमारे कार्गो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं। कार्गो क्या बोलते हैं, ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स जिनका ट्रांसपोर्ट होना है उन्हें कार्गो बोलते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हो रेड, व्हाइट, पिंक, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्गो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं जिनका ट्रांसपोर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां पर आके बाइंड करता है ARGDP, ARFGDP binds these cargo proteins। किससे बाइंड है, GDP से बाइंड है। तो समझ आ जाना चाहिए, दिस इज अ GTP बाइंडिंग प्रोटीन। सबसे पहले यहां पर ट्रांस गोल्जी पर आता है ARFGDP, जो आके इन कार्गो प्रोटीन्स और लिपिड्स पर बाइंड करता है। जब ये इन प्रोटीन्स पर बाइंड करता है तो यहां पर GDP का एक्सचेंज होता है GTP से। GDP is exchanged for GDP। GDP निकल जाएगा, GDP ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा ARFGDP। फर्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांस गोल्जी में सॉर्टिंग हो चुकी है, प्रोटीन्स को अलग अलग, लिपिड्स को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डाल दिया गया है कि इस प्रोटीन को लाइसोसोम पर भेजना है, इसको यहाँ भेजना है। वो सॉर्टिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पर आके GTP बाइंडिंग प्रोटीन ARFGDP आके बाइंड करता है इन कार्गो प्रोटीन्स पर। नाउ जब ये इन पे बाइंड करता है तो उसका GDP रिप्लेस हो जाता है GTP से, दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ARFGTP। सो हेयर वी हैव योर ARFGEP, जो अल्टीमेटली एक्सचेंज कराता है, GDP को निकाल देता है, GTP को ऐड कर देता है, एंड देन हाउ योर प्रोसेस मूव्स फॉरवर्ड वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रोटीन्स और लिपिड्स जिनका ट्रांसपोर्ट करना है उनके पास आके बाइंड करता है ARFGTP। जब ये बाइंडिंग हो जाती है तो GDP निकल जाता है और GTP को ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप होता है,
यहां पर भी आप देख पाओगे, यहां पर दो अडेप्टर प्रोटीन्स आएंगे, GGA और AP1। ARF GTP रिक्रूट करता है अडेप्टर प्रोटीन्स GGA एंड AP1 को। सो जब ARF GTP बन गया, ये रिक्रूट करेगा दो अडेप्टर प्रोटीन्स को, GGA एंड AP1। अडेप्टर प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्लेटफॉर्म देते हैं जिसपे वेसिकल बनता है, तो इन अडेप्टर प्रोटीन्स पर बाइंड करेगा क्लेथरिन और वेसिकल फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। क्लेथरिन बाइंड्स GGA AP1 and vesicle formation occurs. तो अगर आप एक बार वेसिकल का स्ट्रक्चर देखोगे तो इस तरीके का आपका वेसिकल होगा। वेसिकल की मेम्ब्रेन पर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करना है। ल्यूमन में अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, लिपिड्स होंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद इस पर कोटिंग होगी, क्लेथरिन की कोटिंग होगी, उसके साथ इस पे जुड़ा होगा ARF GTP। अगर एक वेसिकल का स्ट्रक्चर देखो तो कैसा दिखेगा, उसके वेसिकल के ल्यूमन में भी प्रोटीन्स और लिपिड्स होंगे, मेम्ब्रेन के ऊपर भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगे, ऊपर से क्लेथरिन की कोटिंग होगी और ARF GTP भी बाइंड होगा। अब होगी वेसिकल बडिंग। वेसिकल बडिंग का मतलब क्या होने वाला है? दैट इज वेसिकल ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेन से अलग हो जाएगा और साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। व्हाट इज वेसिकल बडिंग? दैट इज vesicle detaches from trans Golgi membrane and enters साइटोप्लाज्म। वेसिकल बडिंग का मतलब क्या है? वेसिकल जो है ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है और साइटोप्लाज्म में आ जाता है। सो यहां पर हमने यहां तक देखा, सबसे पहले जो ट्रांस गोल्जी है उस पे आके ARF GTP बाइंड करता है, GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। उसके बाद GDP का एक्सचेंज होता है, GTP से ARF GTP बन गया। ARF GTP रिक्रूट करता है दो अडेप्टर प्रोटीन्स को, GGA और AP1 को, वेसिकल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वेसिकल बडिंग होती है, दैट इज वेसिकल ट्रांस गोल्जी मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है और साइटोप्लाज्म में एंटर करता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म में होता है GTP हाइड्रोलिसिस। ARF पे क्या लगा है? GTP लगा है, उस GTP का होता है हाइड्रोलिसिस। ARF GTP हाइड्रोलिसिस होता है। इस हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होता है? ARF GTP, आप कहोगे ARF की जो बाइंडिंग है वो वीक हो जाती है। ARF is removed from vesicle। जैसे ही ARF GTP का हाइड्रोलिसिस होता है, ARF GTP बनेगा जो वेसिकल से हटा दिया जाता है। इसके हटते ही क्लेथरिन की जो कोटिंग है वो वीक हो जाती है। क्लेथरिन कोटिंग gets weak and क्लेथरिन is also removed। तो क्वेश्चन बहुत बार करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा जाता है
कि क्या जो अडेप्टर प्रोटीन्स हैं, क्या जो कोटिंग प्रोटीन्स हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है, क्या वो वेसिकल से अटैच रहते हैं? नहीं। जब वेसिकल फॉर्मेशन और वेसिकल बडिंग होती है उस पॉइंट तक जो आपके अडेप्टर प्रोटीन्स हैं, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, कोटिंग प्रोटीन्स हैं, वो सब वेसिकल पर जुड़े रहते हैं। लेकिन टारगेट से पहुंचने से पहले ही क्लेथरिन, कोप प्रोटीन्स, कोप 1, कोप 2, ARF, GGA, AP1 सबको हटा दिया जाता है। हमेशा याद रखना, और ये स्पेशली मेंशन भी किया है, साइटोप्लाज्म में ही अडेप्टर प्रोटीन्स, कोटिंग प्रोटीन्स को हटा दिया जाता है। फाइनल डेस्टिनेशन ये टारगेट तक पहुंचने से पहले ही रिमूवल हो चुका होता है। यहां तक हो गया, वेसिकल फॉर्मेशन हो गया, वेसिकल बडिंग हो गई, वेसिकल साइटोसोल में आ गया, उसके ऊपर के सारे प्रोटीन्स भी हट गए। अब उसके बाद क्या होता है? वेसिकल फ्यूजन होता है। वेसिकल फ्यूजन में काम करता है हमारा प्रोटीन, जो आप यहां पर फिगर में एक बार देख सकते हैं, दैट इज रैप प्रोटीन, और मैंने ये आगे मेंशन कर दिया है। दैट इज वेसिकल फ्यूजन में काम करता है हमारा रैप प्रोटीन। उसके साथ साथ काम करते हैं स्नेयर प्रोटीन्स। तो स्नेयर प्रोटीन्स दो टाइप के हैं, वी स्नेयर, वी मतलब वेसिकल पर प्रेजेंट होगा, टी स्नेयर मतलब टारगेट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। सो वी हैव रेडी रैप प्रोटीन्स। तो सबसे पहले जो रैप प्रोटीन है वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में एज रैप जीडीपी। वेसिकल फ्यूजन में दो टाइप ऑफ प्रोटीन्स काम करते हैं, रैप प्रोटीन्स एंड स्नेयर प्रोटीन्स। रैप प्रोटीन जीडीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं एज रैप जीडीपी, एंड स्नेयर प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं वेसिकल पर एज वी स्नेयर एंड टारगेट मेम्ब्रेन पर एज टी स्नेयर्स। सो प्रोसेस शुरू कैसे होता है? अब आपको ये याद रखना है, अलग अलग मेम्ब्रेन्स के लिए, अलग अलग वेसिकल्स के लिए अलग अलग टाइप ऑफ रैप प्रोटीन है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार टेबल दिखा देती हूँ, थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। सो अगर प्रोटीन को जाना है, वन सेकेंड, प्रोटीन को जाना है ट्रांसलेशनल ER से गोल्जी, तो वहां पर रैप 1, 1B और 2 काम करते हैं। गोल्जी से दोबारा ER तक जाना है तो रैप 6 भी, क्योंकि वेसिकल काम कर रहा है तो ये पूरा पोर्शन है। इंट्रा गोल्जी पर रैप 1, 6 भी काम करते हैं। तो क्या आपको ये टेबल याद रखनी है? नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि अलग अलग मेम्ब्रेन्स के लिए, अलग अलग वेसिकल्स के लिए अलग अलग रैप प्रोटीन्स होते हैं, इसलिए मैंने ये टेबल लगाई है। दैट इज डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड द वेसिकल, रैप प्रोटीन्स आर डिफरेंट। तो प्रोसेस चलता कैसे है? तो सबसे पहले रैप प्रोटीन अपने वेसिकल को आइडेंटिफाई करता है। कहां पर है? साइटोप्लाज्म में। तो रैप जीडीपी अपने वेसिकल को आइडेंटिफाई करता है कि ये वेसिकल मुझे लेके जाना है। रैप जीडीपी आइडेंटिफाइज इट्स स्पेसिफिक वेसिकल। अलग अलग रैप प्रोटीन है और अलग अलग वेसिकल्स है, तो रैप जीडीपी आइडेंटिफाई करता है, ओके दिस मैचेस टू माइन, ये मेरा वेसिकल है। जिसकी वजह से जब इसने आइडेंटिफाई कर लिया ये मेरा वेसिकल है, कुछ रैप जीडीपी जाके अटैच हो जाते हैं टारगेट मेम्ब्रेन पर, एंड कुछ रैप जीडीपी जाके अटैच होते हैं वेसिकल पर। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, रैप ने आइडेंटिफाई किया, ओके दिस इज माय वेसिकल, इस वेसिकल को ट्रांसपोर्ट कराना मेरा काम है, इस वेसिकल का फ्यूजन कराना मेरा काम है। तो जब ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो कुछ रैप जीडीपी जाके टारगेट मेम्ब्रेन पर अटैच हो जाते हैं और कुछ जाके रैप जीडीपी की फॉर्म में वेसिकल पर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद होता है नेक्स्ट स्टेप, जो आप यहां पर देखोगे, अटैचमेंट्स आप देख पाओगे। उसके बाद अटैचमेंट के पास क्या होता है? जीडीपी का एक्सचेंज होता है जीटीपी से। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें, रैप जीडीपी के साथ क्या किया जाता है? जीडीपी को हटा दिया जाता है और जीटीपी का एडिशन होता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है रैप जीटीपी का।
अब ये रैब जीटीपी क्या करता है, रैब जीटीपी कहां पर है, टारगेट मेम्ब्रेन पर है और वेसिकल पर भी है। तो रैब जीटीपी और ये भी आपका रैब जीटीपी, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा वी स्नेयर के साथ और ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा टी स्नेयर के साथ। रैब जीटीपी कहां कहां पर है, वेसिकल पर भी है और टारगेट मेम्ब्रेन पर भी है। तो रैब जीटीपी वी स्नेयर पर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वी स्नेयर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज पी फ्यूजन कॉम्प्लेक्स एट वेसिकल, एंड जब टी स्नेयर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये बनता है प्री फ्यूजन कॉम्प्लेक्स एट टारगेट मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में कैसे था, जीडीपी की फॉर्म में था, तो जब मेम्ब्रेन पे जाकर अटैच हो गया तो जीटीपी की तरफ आ गया। तो रैब जीटीपी वी स्नेयर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है वेसिकल पर, प्री फ्यूजन कॉम्प्लेक्स बनता है जो, और रैब जीटीपी टी स्नेयर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है टारगेट मेम्ब्रेन पर, वो आपका कहां, प्री फ्यूजन कॉम्प्लेक्स है टारगेट मेम्ब्रेन का। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर सोच सकते हो कि यह आपकी टारगेट मेम्ब्रेन है, ये आपकी टारगेट मेम्ब्रेन है, और ये आपकी वेसिकल मेम्ब्रेन है। तो यहां पर है रैब जीटीपी, यहां पर भी है रैब जीटीपी, लेकिन टारगेट मेम्ब्रेन पर क्या है, टी स्नेयर, और यहां पर क्या है, वी स्नेयर। तो ये बन गए हैं आपके प्रीफ्यूजन कॉम्प्लेक्स। अब क्या होता है, अब होगा जीटीपी हाइड्रोलिसिस। जैसे ही जीटीपी हाइड्रोलिसिस होगा दोनों मेम्ब्रेन पास आ जाएंगी। जीटीपी हाइड्रोलिसिस होते ही मेम्ब्रेन कम क्लोज टू वन अनदर, पास आई हैं, जैसे ही ये मेम्ब्रेन्स पास होंगी टी स्नेयर्स और पास आएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फ्यूजन हो जाएगा। स्नेयर्स कम क्लोजर एंड मेम्ब्रेन्स फ्यूज। मेम्ब्रेन फ्यूज होते ही क्या होने वाला है, जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन जो मेम्ब्रेन पर था वो टारगेट मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन पर चला जाएगा, और जो वेसिकल के ल्यूमन में था, वेसिकल इंटीरियर में जो प्रोटीन था वो आपके टारगेट के भी ल्यूमन में चला जाएगा। सो क्या प्रोसेस था, अगर हम एक बार वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस देखें तो प्रोसेस जो था ER-GIC से सिस गोल्जी, मीडियल गोल्जी एंड ट्रांस गोल्जी से था। हमने देखा वेसिकल 3 टाइप के हैं, कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3, दैट कॉप 3 नहीं सॉरी क्लेथरीन कोटेड जो है। तो हमने एक प्रोसेस देखा क्लेथरीन कोटेड का, वेसिकल फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले क्या होने वाला है, वेसिकल फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले जीटीपी बॉन्डिंग प्रोटीन्स आके ट्रांस गोल्जी पर बाइंड करेंगे और प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि इस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना है। ARF जीटीपी का आपने एग्जांपल देखा, उसके बाद जीटीपी का एक्सचेंज होगा जीटीपी से, देन वेसिकल फॉर्मेशन शुरू होगा, क्योंकि अडेप्टर प्रोटीन्स आ जाएंगे। अडेप्टर प्रोटीन्स आते ही कोड प्रोटीन्स आ जाएंगे, क्लेथिनिन हो गया, कोड प्रोटीन हो गया, कोई भी हो गया, वो आके वेसिकल बनाएंगे। वेसिकल बडिंग होगी, वेसिकल अलग हो जाएगा मेम्ब्रेन से, एंड द फ्यूजन प्रोसेस जो है वो शुरू की जाता है। फ्यूजन प्रोसेस में काम करता है रैब, जो प्रेजेंट होता है साइटोसोल में इन द प्रेजेंस ऑफ रैब जीडीपी, जीटीपी से बाउंड रहता है। सबसे पहले वो अपना वेसिकल आइडेंटिफाई करेगा एंड जाके टारगेट मेम्ब्रेन और वेसिकल पर बाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद जीटीपी का एक्सचेंज होगा जीटीपी से,
एंड जब रैप जीटीपी बन जाएगा तो वी स्नेयर और टी स्नेयर के साथ प्री फ्यूजन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे ही ये जीटीपी हाइड्रोलिसिस होता है तो मेम्ब्रेन्स पास आ जाती हैं, स्नेयर प्रोसीड और पास आते ही मेम्ब्रेन्स जो है वो फ्यूज हो जाती हैं और वेसिकल का जो कंटेंट था, वेसिकल के ल्यूमन में जो प्रोटीन और लिपिड्स थे वो ऑर्गेनेल या फिर डिफरेंट टारगेट के ल्यूमन में चले जाएंगे। और आपको ये याद रखना है वो प्रोटीन्स और लिपिड्स जो आपके वेसिकल के ल्यूमन में थे, जब वो सेल के एक्सटीरियर में जाएंगे तो सेल के बाहर चले जाएंगे। याद रखना जो सेल एक्सटीरियर वाले प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो वेसिकल के ल्यूमन में इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं। This is how your vesicular transport works and the proteins are transported to different locations. I will suggest everybody of you to please, जब आप यहाँ पर इस स्लाइड पर पहुंच चुके हैं तो एक बार फिर से, अभी जब पढ़ाया गया तो वो बहुत पीसीज में पढ़ाया गया है, तो एक बार जब आपने इसको पढ़ लिया, आप सबने लिखा होगा या आप सबने सुना होगा, जिस तरीके से भी आप पढ़ते हो, दोबारा से जाकर जहां से वेसिकल फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ है वहां से यहां तक, ये जो आपको स्लाइड आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, यहां तक एक बार दोबारा से कॉन्टिन्यूटी में देखना। आई विल नॉट सजेस्ट एनीबडी ऑफ यू कि एक बार आपने पीसीज में पढ़ा, अच्छा वेसिकल फॉर्मेशन ऐसे होता है, बडिंग ऐसे होता है, और फिर आपने नोटबुक बंद करके रख ली। नहीं, जब आपने इसको पूरा अभी देख लिया, पीसीज में देखा है, उसको दोबारा से जाओ, रिवाइंड करो और वहां से दोबारा से एक बार कॉन्टिन्यूअसली देखो और अपने माइंड में कनेक्शंस बनाओ, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इस तरीके से प्रोसेस चल रहा है। इसकी कॉन्टिन्यूटी बनाना बहुत जरूरी है एंड इसके लिए आपको इसको दोबारा देखना पड़ेगा। दोबारा बोल रही हूं कि यहां पर इस स्लाइड से वापस रिवाइंड करो, जहां से वेसिकल फॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था वहां से लेकर इस स्लाइड तक दोबारा से देखना, तो रिवीजन होगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना नहीं होगा, वरना कंफ्यूज रहोगे कि ये ऐसे क्यों था, ऐसे क्यों था, ये इस तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा। वेरी इंपॉर्टेंट। So this is how your vesicular transport occurs. Now coming to next part, that is last part of our protein trafficking, gated transport. Gated transport क्या है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जब प्रोटीन्स और आरएनए का आना और जाना, दैट इज आरएनए और प्रोटीन्स का आना और जाना होता है यूजिंग न्यूक्लियर पोर, यूजिंग न्यूक्लियर पोर, उसे हम गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो व्हाट इज गेटेड ट्रांसपोर्ट? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जब प्रोटीन का आना, आरएनए का आना और जाना होता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर, उसे हम गेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। गेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले एक सेंट्रल चैनल होता है, ये आपका सेंट्रल चैनल है, सबसे पहला एक सेंट्रल चैनल होता है। और ये जो इसको और थोड़ा सा सबसे पहले एक सेंट्रल चैनल होता है, सेंट्रल चैनल। तो इस तरफ है साइटोप्लाज्म और इस तरफ है न्यूक्लियस। सेंट्रल चैनल से अटैच्ड है 8 स्पॉक्स। स्पॉक्स क्या है? प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। सेंट्रल चैनल से अटैच्ड होते हैं 8 स्पॉक्स, न्यूक्लियस की तरफ भी और साइटोप्लाज्म की तरफ भी। ये स्पॉक्स अटैच्ड होते हैं एक रिंग से, ये होगी न्यूक्लियर रिंग एंड ये होगी आपकी साइटोप्लाज्मिक रिंग। एंड इस रिंग से निकलते हैं कुछ फिलामेंट्स, न्यूक्लियस की तरफ भी और साइटोप्लाज्म की तरफ भी। सो हियर वी हैव अ सेंट्रल चैनल। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो एक सेंट्रल चैनल है, उससे अटैच होते हैं कुछ स्पॉक्स। स्पॉक्स क्या है? प्रोटीन फिलामेंट्स हैं। तो 8 स्पॉक्स जो हैं वो न्यूक्लियस की तरफ होते हैं और 8 स्पॉक्स साइटोप्लाज्म की तरफ होते हैं। ये स्पॉक्स अटैच होते हैं न्यूक्लियर रिंग और साइटोप्लाज्मिक रिंग से एंड इनसे निकलते हैं कुछ फिलामेंट्स। ना तो क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है वो हम देखते हैं।
सबसे पहले न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के जो सिग्नल है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल। दैट इज NLS। सो ऐसा सिग्नल जो बताता है प्रोटीन को न्यूक्लियस में जाना है, दैट इज न्यूक्लियस लोकलाइजेशन सिग्नल। 20 से 25 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है। लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। और प्रोटीन के एन टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है। कभी कभी बायपार्टाइट होता है। अभी दिखाती हूँ बायपार्टाइट का मतलब क्या है। बारपार्टाइट का मतलब होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो पहले सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। 20 से 25 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। एन टर्मिनस पर प्रेजेंट होता है। लाइसिन और आर्जिनिन निच होता है। और कभी कभी बायपार्टाइट होता है, दैट इज दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो ये है आपका बायपार्टाइट एक सीक्वेंस। तो यहां पर ये NLS और ये लाइसिन मिलके बनाते हैं एक NLS, लेकिन बीच में किससे इंटरप्टेड है? इन अमाइनो एसिड से। तो हो गया दो पार्ट में डिवाइड, एक पार्ट इस तरफ, दूसरा पार्ट उस तरफ। तो दैट इज बायपार्टाइट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और ये एग्जांपल है न्यूक्लियोप्लाज्मिक। न्यूक्लियोप्लाज्मिक एक न्यूक्लियस का प्रोटीन है, उसका जो NLS होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है, वो बायपार्टाइट होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सो कौन से प्रोटीन है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में? देख के आए कोट प्रोटीन्स, अडेप्टर प्रोटीन, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स काम करते हैं प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू डिफरेंट लोकेशन। तो यहां पर कौन से प्रोटीन्स काम करते हैं? यहां पर काम करती है फैमिली ऑफ कैरियोफेरिन। कैरियोफेरिन की एक फैमिली है, ये प्रोटीन का नाम है कैरियोफेरिन। उनकी एक फैमिली है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की एक फैमिली है, ग्रुप है, जो मिलकर काम करते हैं इसमें। तो यहां पर हमारे पास हैं दो टाइप ऑफ प्रोटीन, इंपोर्टिन एंड एक्सपोर्टिन। तो नाम से पता चलेगा इंपोर्टिन क्या कराएगा? प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में इंपोर्ट कराएगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में भेजेगा। और एक्सपोर्टिन क्या करेगा? एक्सपोर्टिन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भेजेगा, एक्सपोर्ट कराएगा। उसके साथ साथ रेगुलेशन। तो ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का कंट्रोल कौन करता है? यहां पर कंट्रोल होता है एज यूजुअल जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स का। जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स का, दैट इज योर, फिगर में देखोगे, दैट इज योर रैन। यहां पर काम करते हैं जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन रैन। सो रैन की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है रैन जीटीपी एंड एक होती है रैन जीडीपी। ये भी उसी तरीके का है जैसे रैप देखते हुए आए हो। तो रैन की दो फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो ये जीटीपी बाइंड होता है या फिर ये जीडीपी बाउंड होता है। तो शुरुआत करते हैं इंपोर्ट कैसे होता है। इंपोर्ट मतलब साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक, साइटोप्लाज्म से लेके आएंगे न्यूक्लियस तक। तो सबसे पहले जिस भी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना है उस पे जुड़ता है इंपोर्टिन। सबसे पहले जिस भी प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना है उस पे जुड़ता है इंपोर्टिन। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इंपोर्टिन का प्लस कार्गो। जिस प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना है उसको और इंपोर्टिन का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स पर, न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स पर। इंपोर्टिन और कार्गो का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट पर बाइंड करता है। स्ट्रक्चर देखोगे
तो ये है साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स, इस पर आके बाइंड करता है इम्पोर्टिन और कार्गो का एक कॉम्प्लेक्स, और इस तरीके से बाइंडिंग करते हुए न्यूक्लियस की तरफ पहुंच जाता है। याद रखोगे, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कहां पर बाइंड करेगा, इम्पोर्टिन और कार्गो का जो कॉम्प्लेक्स है वो साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट पर बाइंड करेगा और आगे शिफ्ट होते होते बाइंडिंग करते हुए न्यूक्लियस की तरफ पहुंच जाएगा। कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स ने साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट पे बाइंडिंग करी, बाय सीक्वेंशियल बाइंडिंग रीचेस न्यूक्लियस। सबसे पहले इम्पोर्टिन ने और कार्गो प्रोटीन ने एक कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट पे जाके बाइंड हुआ और फिलामेंट या फिर आप कहोगे न्यूक्लियर पोर में अलग अलग प्रोटीन से बाइंड होता हुआ पहुंच गया न्यूक्लियस में। वहां पर इससे इम्पोर्टिन कार्गो पे जुड़ता है रैन जीटीपी। न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूक्लियस में इम्पोर्टिन कार्गो के साथ जुड़ जाता है रैन जीटीपी, जिसकी वजह से कार्गो अलग हो जाता है न्यूक्लियस में एंड इम्पोर्टिन रैन जीटीपी अलग हो जाते हैं। इम्पोर्टिन रैन जीटीपी अलग हो जाते हैं। क्या हुआ, जैसे ही रैन जीटीपी ने बाइंड किया, कार्गो न्यूक्लियस में अलग हो गया और इम्पोर्टिन रैन जीटीपी अलग हो गए। अब इस इम्पोर्टिन रैन जीटीपी को भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में। रैन जीटीपी इम्पोर्टिन को भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, क्या पहुंचा है साइटोप्लाज्म में वापस, साइटोप्लाज्म में वापस आया है इम्पोर्टिन रैन जीटीपी। यहां पर होता है एक एंजाइम जीटीपीएस, यहां पर होता है रैन जीटीपीएस। जीटीपीएस क्या करेगा, जीटीपी की हाइड्रोलिसिस कराएगा। तो यहां पर हो गया जीटीपी हाइड्रोलिसिस, जीटीपीएस था ना, जीटीपी हाइड्रोलिसिस कराएगा। रैन जीटीपीएस की हाइड्रोलिसिस से रैन जीडीपी अलग हो जाता है एंड इम्पोर्टिन अलग हो जाता है। साइटोप्लाज्म में क्या पहुंचा था, रैन जीटीपी पहुंचा था इम्पोर्टिन के साथ। यहां पर है रैन जीटीपीएस जो जीटीपी हाइड्रोलिसिस कराएगा, रैन जीटीपी अलग हो जाएगा, इम्पोर्टिन अलग हो जाएगा। ये रैन जीटीपी क्या करेगा, बाइंड्स रैन जीटीपी इम्पोर्टिन एक ऐसा इम्पोर्टिन जो रैन जीटीपी को ट्रांसपोर्ट करेगा, बाइंड करता है अपने खुद के इम्पोर्टिन से एंड गोज बैक टू न्यूक्लियस। तो रैन जीटीपी का खुद का एक इम्पोर्टिन होता है जो उसको वापस न्यूक्लियस तक लेके जाता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, यहां न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, अब यहां पर क्या आया है हमारे पास, रैन जीडीपी आया है। यहां पर प्रेजेंट होता है जेफ। जेफ क्या करता है, यहां से जीडीपी को निकालता है, जीटीपी को ऐड करता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच बनता है रैन जीटीपी। जेफ क्या है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, दैट इज जीटीपी को निकाल देता है और जीटीपी को ऐड करता है। दोबारा देखो कैसे कराते हैं। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में इम्पोर्टिन और कार्गो प्रोटीन का बनता है एक कॉम्प्लेक्स जो जाके साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट पे बाइंड करता है। फिलामेंट बाइंड करते हुए स्पॉक बाइंडिंग करते हुए न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है, जहां पर इस इम्पोर्टिन कार्गो पर जुड़ता है रैन जीटीपी। जैसे ही रैन जीटीपी जुड़ता है, कार्गो अलग हो जाता है और इम्पोर्टिन और रैन जीटीपी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है रैन जीटीपीएस जो क्या करेगा, जीटीपी हाइड्रोलिसिस कराता है, जिसकी वजह से रैन जीटीपी अलग, इम्पोर्टिन अलग।
रैन जीटीपी अपने खुद के इम्पोर्टिन पर जुड़ता है और न्यूक्लियस में वापस आ जाता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट है जेफ, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, जो क्या करता है, रैन जीटीपी में से जीडीपी को निकाल देता है और जीटीपी को ऐड कर देता है। तो इस तरीके से इम्पोर्ट हुआ, दैट इज प्रोटीन जो था वो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक पहुंचा दिया गया, कार्गो पहुंचा दिया गया। सो आप जब भी इस नोट्स को देखोगे तो आपको हर एक सिंगल पॉइंट पे फिगर्स लगी हुई दिखेंगी। क्योंकि मैं फ्लो चार्ट्स में लिख रही हूँ तो मैं फिगर्स को उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही। सभी फ्लो चार्ट्स को पढ़ने के बाद इन फिगर्स को देखना जरूरी है। You can download the notes provided to you and then you can continue and revise what is being taught to you. And revision is most important part of CSI net. तो जो जितना अच्छा रिवीजन करेगा, रिकॉलिंग करेगा, उतना अच्छे से काम कर सकता है। एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, हमें प्रोटीन को भेजना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। हमें प्रोटीन को भेजना है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले इसको कैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले एक्सपोर्टिन आता है, एक्सपोर्टिन के साथ कार्गो प्रोटीन आता है, कार्गो प्रोटीन के साथ आता है रैन जीटीपी। एक्सपोर्टिन, कार्गो, रैन जीटीपी तीनों मिलके बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स वापस क्या करने वाला है, कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है न्यूक्लियर फिलामेंट्स पर एंड क्या करने वाला है, बाइंडिंग करते हुए सिक्वेंशियल बाइंडिंग, पहले फिलामेंट पे बाइंड करेगा, फिर स्पॉक्स पे करेगा, सेंट्रल चैनल से होते हुए पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म में। तो हमारे पास साइटोप्लाज्म में क्या है, एक्सपोर्टिन प्लस रैन जीटीपी प्लस कार्गो। ये कॉम्प्लेक्स कहां पहुंच गया, ये कॉम्प्लेक्स पहुंच गया न्यूक्लियस में, कॉम्प्लेक्स पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, ये कॉम्प्लेक्स को हमने पहुंचाया साइटोप्लाज्म में। नाउ साइटोप्लाज्म में क्या है, जीटीपीएस, साइटोप्लाज्म में क्या है, रैन जीटीपीएस। रैन जीटीपीएस क्या करने वाला है, हाइड्रोलिसिस करा देगा। रैन जीटीपीएस क्या करने वाला है, जीटीपी हाइड्रोलिसिस करा देगा। इस हाइड्रोलिसिस की वजह से क्या होने वाला है, इस हाइड्रोलिसिस की वजह से एक्सपोर्टिन, रैन जीटीपी अलग हो जाएंगे एंड कार्गो अलग हो जाएगा। एक्सपोर्टिन, रैन जीटीपी अलग, कार्गो अलग एंड एज अ रिजल्ट, और इलेबोरेट करते हैं, एक सेकेंड। एक्सपोर्टिन, रैन जीटीपी, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स टूट चुका है। अब रैन जीटीपी क्या करेगा, अपने इम्पोर्टिन को यूज करेगा, वापिस आ जाएगा न्यूक्लियस में। रैन जीटीपी comes back to nucleus, comes back to nucleus, यहां पर क्या है, यहां पर है जेफ। जेफ क्या करने वाला है, जेफ रैन जीडीपी को कन्वर्ट कर देगा रैन जीटीपी में। ये याद रखोगे, साइटोप्लाज्म की तरफ क्या है, रैन जीटीपीएज है, और जो आपका जेफ है वो किस तरफ है, न्यूक्लियस की तरफ है, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में बहुत बार पूछा जाता है। तो एक्सपोर्टिन, कार्गो और रैन जीटीपी एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और न्यूक्लियर फिलामेंट पे जुड़ जाते हैं, बाइंडिंग करते हुए सिक्वेंशियल बाइंडिंग, जैसे पिछली बार बताई थी इम्पोर्टिन के केस में, करते हुए साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं। साइटोप्लाज्म है रैन जीटीपीएस, रैन जीटीपीएस की वजह से होता है जीटीपी हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से एक्सपोर्टिन, जीडीपी और कार्गो अलग। नाउ रैन जीटीपी वापस आ जाता है न्यूक्लियस में, जहां वो जेफ की हेल्प से वापस अपने आप को चेंज कर लेते हैं। सो ये है फिगर जो आप लोग देख पाओगे। सो सबसे पहले आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कॉम्प्लेक्स है एक्सपोर्टिन का,
आपके कार्गो प्रोटीन का और रैन का, ये गए बाहर, इन्होंने वापस गैप, दैट इज जीटीपेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन की हेल्प से वापस रिलीज होके वापस आ गए. सो यू कैन रीड दिस कैप्शंस ऑल्सो. इनकी हेल्प से आपको बहुत, इनको रीड करके आपको बहुत हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने में डायग्राम्स किस तरीके से हैं. सो डायग्राम्स बहुत अच्छे से फॉलो करना. विद दिस प्रोटीन ट्रैफिकिंग कम्स टू एन एंड. सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं क्योंकि लास्ट भी रह गए थे, तो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो 4 ईस्ट म्यूटेंट्स ब्लॉक मेम्ब्रेन एंड सिक्रेटरी प्रोटीन्स इन फोइंग कंपार्टमेंट्स. जब ए म्यूटेशन की गई तो प्रोटीन्स गोल्जी में रुक रहा था. म्यूटेशन बी की गई तो प्रोटीन ईआर में रुक रहा था. सी की गई तो प्रोटीन साइटोसोल में रुक रहा था. और डी सिक्रेटरी वेसिकल में रुक रहा था, बाहर जा ही नहीं रहा था. कॉम्बिनेशंस बनाए गए. न्यू म्यूटेंट्स वर मेड विद हैविंग कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ए और सी का एक कॉम्बिनेशन बना एंड बी और डी का एक कॉम्बिनेशन बना. अगर ए और सी का कॉम्बिनेशन है तो प्रोटीन कहां रुकेगा? गोल्जी में रुकेगा और साइटोसोल में रुकेगा. गोल्जी, साइटोसोल. सिक्रेटरी प्रोटीन है, याद रखना. और सिक्रेटरी प्रोटीन का पाथवे क्या है? ईआर, ईआरजीआईसी, गोल्जी, साइटोप्लाज्म एंड फाइनली टू योर सेल एक्सटीरियर. ठीक है. और बी और डी का कॉम्बिनेशन कहां रोक रहा है? ईआर में रोक रहा है और डी की हेल्प से सिक्रेटरी वेसिकल्स में रुक रहा है. तो उन्होंने बोला जब ये कॉम्बिनेशंस बना दिए, ए और सी के म्यूटेशन को कंबाइन किया और बी और डी की म्यूटेशन को कंबाइन किया गया, तो प्रोटीन कहां मिलेगा? पहले सोचो, ए और सी की म्यूटेशन है, प्रोटीन कैसे जाता है? पहले ईआर में जाता है, फिर ईआरजीआईसी में जाता है, फिर उसके बाद गोल्जी में जाता है, फिर साइटोप्लाज्म में जाता है और फिर जाता है लास्ट में सेल एक्सटीरियर में. ए म्यूटेशन है जो प्रोटीन को कहां रोक रही है? गोल्जी में रोक रही है. प्रोटीन गोल्जी में रुक गया है. जब प्रोटीन गोल्जी में रुक ही गया है तो वो क्या साइटोप्लाज्म में जाएगा? नहीं जा सकता. तो ए और सी वाला कॉम्बिनेशन प्रोटीन हमें कहां मिलेगा? ये वाला प्रोटीन हमें मिलेगा गोल्जी में. वहीं पर बी और डी, बी वाला प्रोटीन को रोक रहा है ईआर में. अब प्रोटीन ईआर से आगे बढ़ ही नहीं रहा तो वो वेसिकल में भी नहीं जाएगा. वेसिकल में नहीं जाएगा तो बी और डी वाला प्रोटीन कहां मिलेगा? ये मिलेगा ईआर में. अपने आप करना है इन क्वेश्चंस को. सबको यही सजेस्ट करूंगी, जब क्वेश्चन डिस्प्ले पर आए रोको, खुद करो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखो. तो प्रोटीन कहां मिलेगा? गोल्जी एंड ईआर रिस्पेक्टिवली. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. म्यूटेशन स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है. Secretory proteins in mammalian cells contain signal sequence for translocation into the lumen of endoplasmic reticulum, cleavage site for a specific caspase, membrane anchor signal, motif for transin phosphorylation. तो अगर एक प्रोटीन सिक्रेटरी प्रोटीन है तो ईआर में जरूर जाएगा. सिक्रेटरी प्रोटीन कैसे जाता है? ईआर, ईआरजीआईसी, गोल्जी और फिर सेल एक्सटीरियर में. तो आप सभी के सिक्रेटरी प्रोटीन्स के पास क्या है? एक सिग्नल सीक्वेंस जो प्रोटीन को लेके जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर. Pause the video here, do the question by yourself and then come back to explanation. Fluorescently tagged protein was used to study protein secretion in yeast. The fluorescence was observation in Golgi, secretory vesicle और endoplasmic reticulum. Best describe the sequence. तो secretory protein कैसे जाता है? सबसे पहले ER में जाता है, ER के बाद जाता है Golgi में, that is first जाएगा ER में, फिर जाएगा Golgi में and finally जाता है secretory vesicle में. That is CAB. CAB is option number C. Next question. Pause the video. Do it by yourself. Which of the following statements about signal recognition particle is incorrect? Contains RNA protein. ठीक है. Integral membrane protein होता है SRP? बिल्कुल नहीं. ये incorrect statement है. Dogs with a receptor on the surface of ER membrane. जिनको ये question नहीं आता, go back to previous lecture of protein trafficking. Co-translational pathway को पूरा अच्छे से देखो, तब करना इस question को. Binds to localization signal at the end terminus of emerging polypeptide chain. Correct. Next question. Which of the following is not a property of mammalian cell recognition particle? It targets nascent secretory polypeptides to the end of endoplasmic reticulum. सही तो लिखा है कि secretory polypeptides को लेके जाता है endoplasmic. Binds to signal sequence of secretory proteins. Contains both RNA and several proteins. It contains signal peptidase activity. No. सिग्नल पेप्टिडेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है एक एंजाइम में जो प्रेजेंट है ईआर ल्यूमन में. तो ये है इनकरेक्ट. एसआरपी के पास कोई सिग्नल पेप्टिडेज एक्टिविटी नहीं है. सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल किसका बना है? सिंगल लार्ज आरएनए का, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नहीं. एक आरएनए होता है उसके पास और मल्टीपल प्रोटीन्स होते हैं. ऑप्शन नंबर सी. प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इन टू ER in mammalian cell is powered by किसकी हेल्प से होती है? GTP हाइड्रोलिसिस. जिनको नहीं आता
लास्ट लेक्चर पर जाओ, प्रोटीन ट्रैफिकिंग पार्ट 1 पर जाओ, वहां पर क्वेश्चंस देखो, सॉरी वहां पर लेक्चर देखो, तब समझ में आएगा। सो ये फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हुए खत्म। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन प्रोटीन्स एंड लिंक्ड ओलिगोसेकेराइड्स आर अटैच्ड टू आर्जिनिन, ये आप लोगों को पढ़ना होगा, ईआर का फंक्शन है ये। ओके, द टेरापेप्टाइड केडीएल इज वेल नोन एज रिट्रीवल सीक्वेंस, अभी किया है, रिट्रीवल सीक्वेंस है हमारा केडीईएल ऑफ several newly synthesized protein. This process is mediated through specific receptor KDL interaction. Any single amino acid change in the tetrapeptide is not allowed in terms of its binding with the receptor and its subsequent retention in specific organelle, whereas secretory proteins are divided of such. From this observation indicate the localization of the receptor to the main मुद्दा सिर्फ ये था, लास्ट लाइन में पूछे हमें ये बता दो KDEL के रिसेप्टर होते कहाँ हैं, तो कहाँ होते हैं, ERGIC में होते हैं या फिर गोल्जी में होते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उतना सारा जो एक्सप्लेनेशन लिखा था उसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हमें ये आइडेंटिफाई करना था कि हमारे जो KDEL के रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, या तो होते हैं ERGIC दैट इज ER गोल्जी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट पर होते हैं, या फिर प्रेजेंट होते हैं हमारे गोल्जी पर। Which one of the following statement correctly applies to proteins which are translated on the rough endoplasmic reticulum? Cytoplasmic proteins which are targeted to the nucleus in response to hormone stimuli. Proteins targeted to lysosome, plasma membrane and cell exterior. Proteins which are targeted to the nucleus through endoplasmic lumen, as the lumen is in direct contact with the intermembrane space of nucleus. All proteins will get targeted to peroxisomes. किसके बारे में बताना है, ऐसे प्रोटीन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक वाले प्रोटीन कहाँ जाते हैं, ईआर में जाते हैं। ईआर के बाद प्रोटीन कहाँ जाते हैं, लाइसोसोम पर जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जाते हैं या फिर सेल एक्सटीरियर पर। न्यूक्लियस वाले प्रोटीन न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाते हैं, ईआर के थ्रू नहीं जाते। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स अगर आपने देखा है, विच आर टारगेट टू द न्यूक्लियस इन रिस्पॉन्स टू होम, ऑल प्रोटीन्स विच गेट पेरोक्सिसोम के प्रोटीन्स भी होते हैं। पेरोक्सिसोम के प्रोटीन पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे से मूव करते हैं, और वो पोस्ट ट्रांसलेशनल वाले कहाँ पर बनते हैं, फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम्स पर बनते हैं। सो दैट इज द डिफरेंट केस। सो आपको इसी लेक्चर में और बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपनी हेल्प के लिए। एंड आई विल जस्ट वाइंड अप एंड कंप्लीट प्रोटीन ट्रैफिकिंग हियर इटसेल्फ। सो प्रोटीन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स में हमने कंप्लीट किया है, दैट इज प्रोटीन ट्रैफिकिंग पार्ट 1 जहां पर आपने को ट्रांसलेशनल पाथवे देखा था, पोस्ट ट्रांसलेशनल पाथवे देखा था। देन वी वर हैविंग सेकेंड पार्ट जो ये वाला लेक्चर है, दैट इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट एंड गेटेड ट्रांसपोर्ट। सो अच्छे से प्लीज कर लीजिए। मेरा सजेशन यही है कि प्रोटीन ट्रैफिकिंग हर एक सिंगल स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, बिकॉज श्योरिटी है कि बी में भी क्वेश्चन आता है और सी में भी आता है, और अच्छा क्वेश्चन आता है, इजी से इजी क्वेश्चन भी आता है। और अगर हम लेवल ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो इतना डिफिकल्ट लेवल कभी भी नहीं जाता प्रोटीन ट्रैफिकिंग की क्वेश्चन का, तो इस तरीके से होता है कि आप बहुत आसानी से उसको कर पाओ। सो जरूर करिए, फर्स्ट पार्ट पहले देखना, फिर सेकंड पार्ट देखना, ताकि कंफ्यूजन ना हो और लिंकिंग आसान हो जाए। और लेक्चर में आपको बहुत सारे पीडीएफ्स में आपको जो भी आपको क्लास नोट्स मिलते हैं उसमें आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस, वर्क हार्ड, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। और अगर आप कोई सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा जरूर कर सकते हो, बस आपको उसके लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक CSIR नेट का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम है, तो उस हिसाब से वो बहुत मेहनत भी मांगता है, बहुत डेडिकेशन भी मांगता है। सो उसी चीज़ों को फॉलो करते हुए एक पॉजिटिव अप्रोच रखो और अच्छे से मेहनत करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।